आपने इस इंसान को शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए जरूर देखा होगा। ऐसे तो ये करता है साइंस की बात, लेकिन आज हम करेंगे इसका फैक्ट चेक। हमने देखा ये बहुत स्यूडो साइंस फैला रहा है, तो हम आपको वो स्यूडो साइंस दिखाएंगे। फेयर यूज के तहत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। वैसे मैथमेटिशियंस भी क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी नंबर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सब पाई में है। फिर चाहे किसी का बर्थडे हो या किसी का फोन नंबर, बिल्कुल डीएनए की तरह, और हर एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन एक नई जिंदगी पैदा करता है। अब अगर इन्होंने कहा कि जो पाई है वो एक टाइप से यूनिवर्स का डीएनए है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ, डे ऑफ बर्थ, सब कुछ पाई में आ सकता है। किस दिन कौन सी लड़ाई हुई ये सब पाई में आएगा। लेकिन सिर्फ पाई में थोड़ा ना आएगा, √2, √3, √5, √7, इन सब में ये सारे इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, क्योंकि ये इरेशनल है, इनके नंबर चलते जाएंगे। तो एक टाइप से पाई को बता देना कि यूनिवर्स का डीएनए है, ये सही नहीं है, और ये लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ खींच सकता है। इसलिए अगर आपको इस टाइप की वीडियो बनानी है तो नीचे लिख दो कि हमने साइंस और फिलॉसफी को मिक्स किया है। तो टेस्ला दुनिया को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देना चाहता था, फिर भी सरकार ने वो सारी भद्दी कविताएं कभी दुनिया को नहीं दिखाई। तो क्या डेथ रेस रियल थी भी? गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, मगर टेस्ला के हिसाब से हाँ। अब सवाल ये उठता है कि अगर टेस्ला झूठ बोल रहा था तो यूएस गवर्नमेंट ने रूम नंबर 3327 को सीज क्यों किया था? अगली इन लोगों ने बात की टेस्ला के डेथ रे की। एक्चुअली में टेस्ला का जो डेथ रे था उसको उन्होंने कहा था टेलीफोर्स। उसको चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी, और वो मतलब चार्ज पार्टिकल्स को हवा में भेजता था जिससे कोई भी चीज़ डिस्ट्रक्ट हो सकती थी। लेकिन ये कुछ आइडियल कंडीशन में काम करता था, इतना यूज़फुल नहीं था और प्रैक्टिकल नहीं था, सिर्फ थ्योरेटिकल था। यूएस गवर्नमेंट ने इनके पेपर्स लिए, तब भी कोई इतना खास इनको वायरलेस फंक्शन दिखा नहीं। हम देखते हैं टेस्ला की टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादातर मिसयूज़ किया जाता है, उनको लोग माइथोलॉजाइज कर देते हैं, ये वो था, बट एक्चुअली में ये इतना ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं था, और ये अगर होता तो लोग इसको अब तक बना चुके होते। नहीं है, ये चीज़ सिर्फ एक टाइप की मिथ है। सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? लगभग 8 मिनट। मगर किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से और किसके हिसाब से? और लाइट के हिसाब से? लाइट के हिसाब से भी 8 ही मिनट लगते होंगे यार। तो ये बता, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? यही कि टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं होता, एंड द फास्टर यू मूव द स्लोअर टाइम रन्स। और अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तब? तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा 1 मिनट। और लाइट तो खुद लाइट की स्पीड से चल रही है, यानी जिस मोमेंट पे लाइट पैदा होती है उसी मोमेंट पे मर जाती है। और यही नहीं, उसी मोमेंट पे लाइट ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो अभी ललन टॉप की बहुत रीसेंट डिबेट है उसका रेफरेंस दिया गया है। इन्होंने कहा कि जैसे लाइट को सन से अर्थ में पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं हमारे पर्सपेक्टिव से, लेकिन लाइट के पर्सपेक्टिव से तो वो इंस्टेंटली पहुँच जाती है। इसीलिए लाइट हर एक कोने के यूनिवर्स में उसी टाइम प्रेजेंट होती है। ये बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में गलत है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी बताऊंगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, फिर बताऊंगा कॉम्प्लेक्स वाली। लाइट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए वो एक वैलिड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। लाइट को कुछ नहीं पता लगेगा, हम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो आप ये थोड़ा ना बोल दोगे कि लाइट हर जगह प्रेजेंट होती है, ये तो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। और अच्छे से समझना है आपको मैथमेटिक्स के जरिए से, तो एक आता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, उससे आपको ये सब पता लगेगा। अगर आप कमेंट करोगे मैं उसके पूरी वीडियो बना दूंगा, इस पूरे के पूरे अनसाइंटिफिक क्लेम को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। तो ये तो इनका एकदम से गलत है कि लाइट हर जगह प्रेजेंट होती है। और भी अगर मैं कहूँ आपको, तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड होती है कांस्टेंट 3 लाख किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे खुद बता दो, अगर लाइट सूरज से निकली तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक उसी टाइम से कैसे पहुंच गई? बल्कि उसका तो वो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है। तो यही दिक्कतें हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन समझा दूंगा अगली वीडियो में अपनी। अभी बढ़ते हैं इनके अगले क्लेम पर। ये पूरी दुनिया खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल सर्किट तो है, और साइंस की दुनिया में आज से जब टेस्ला ने सोचा कि हमारे आसमान में एक तार ऑलरेडी है जिसको कहते हैं आयनोस्फीयर, तो उसने बनाया एक एनर्जी सोर्स जिसको कहते हैं वार्डनक्लिफ टावर। तो अगर मैं धरती को एक तार और बना दूं तो पूरी दुनिया रोशन हो सकती है। और जेपी मॉर्गन ने फंडिंग रोक दी, और साथ ही रुक गया वार्डनक्लिफ टावर, जिसे आगे चलकर तोड़ के बेच दिया गया
कर्ज चुकाने के लिए। और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कागजों पे छपी एक बेनाम सी कविता बन के रह गई। पर भाई आज कोई वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बनाता? तुझे आयरन मैन का वो सीन याद है जिसमें उस साइंटिस्ट को बोला जाता है टोनी स्टार्क की तरह ही एक आर्क रिएक्टर बनाने के लिए? अगला इनका क्लेम है टेस्ला के ऊपर कि जैसे टेस्ला ने अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाई थी कि पूरी दुनिया को हम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा, इसके दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट और एक फेक पार्ट। रियल पार्ट ये है कि ये छोटे डिस्टेंसेस के लिए काम करता है। जैसे अगर आप आज भी देखते हो तो वायरलेस फ़ोन चार्जर्स आते हैं, वो सब भी मतलब टेस्ला के इन्वेंशन में आते हैं और वो कम्प्लीटली रियल है। मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब टेस्ला ने कहा कि हम पूरी दुनिया को इससे इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। ये एकदम गलत है। पहली बात, जितनी दूर आप इलेक्ट्रिसिटी को भेजोगे उतनी कम उसकी पावर हो जाएगी, एनर्जी लो, आपको पता है। सेकंड बात ये है कि ये हर जगह सेम इलेक्ट्रिसिटी बेचता है। अब आप मुझे बताओ, एक फैक्ट्री में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक जंगल में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही नहीं, तो एक टाइप से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो रही। इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुई जब इन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई, इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं पाई, इसी वजह से इसको कर दिया बंद। और जो टेस्ला के हमें पेपर भी मिलते हैं अभी, तो वहाँ भी उन्होंने दिखाया है कि ये चीज़ें हैं। और आप मुझे सही में बताओ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो अभी लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है उनकी, जो भी टेस्ला ने बनाया उसकी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास पड़ी हुई है, तो हम अभी भी क्यों नहीं बनाते? इसका रीज़न एक ही है कि ये हाईली इनएफिशिएंट है। अब देखते हैं इनका अगला क्लेम। और रही बात इनकी टोनी स्टार्क वाले क्लेम की, तो ये टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर जैसी सीक्रेट नहीं है। आप YouTube वीडियो देख सकते हो जहां पे वो सिखाएंगे कि ये टावर कैसे काम करता था। यार लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए गॉड, भगवान या खुदा की जरूरत ही नहीं है। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जो ऑर्डर चाहिए वो अपने आप भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी नॉन जीरो तो है। साइंटिस्ट, यूनिवर्स शुरू हुआ बिग बैंग से। बिग बैंग अपने साथ लेके आया डिसऑर्डरनेस एंड बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब मानो जो ऑर्डर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मार्बल्स के इस पैटर्न में आने से एग्जिस्ट कर सकता है। अब बिग बैंग ने जो बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट की, उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो अरेंजमेंट अपने आप आ जाए। अब जैसे टेबल की एंट्रोपी को तुमने कम किया था, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस पैटर्न को लाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट का हाथ हो। तो भगवान, इस क्लिप में आपने एंट्रोपी को तो बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन जो आपने आर्गुमेंट रखा उसका कोई सर या पैर ही नहीं है। आपने कहा कि अपने आप ये दुनिया ऑर्डर में आ सकती है, इसका नॉन जीरो चांसेस हैं, यानी कि ये पॉसिबल है। लेकिन फिर आपने कहा कि जैसे एंट्रोपी बढ़ती है तो क्या पता उस ऑर्डर को लाने में किसी गॉड का भी हाथ हो। ये क्या पता वाली बात आ गई, शायद वाली बात आ गई। तो इसमें आपने प्रूफ क्या किया, इसमें आपने बताया क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब तक। अगर आप बता सकते हो तो मुझे बता देना। अगर मैं आपको पहले भी मैंने आप कह चुका है, नीचे बड़ा बड़ा लिखा करो फिजिक्स प्लस फिलॉसफी। तो अब आती है हमारी आउटरो की। जो भी वीडियोस में क्लिप्स दिखाई उसका क्रेडिट जाता है सूफिया आलम को, जिनको हमने एक्सपोज किया। और इनके खिलाफ कोई भी हेट नहीं, ना मैं इनसे हेट करता हूँ ना कोई और हेट करता है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की, लोगों को एटलीस्ट कुछ तो पता लगा साइंस के बारे में। पर फिर भी जो इनके क्लेम्स थोड़े अनसाइंटिफिक लगते थे वो हमने आपको बता दिए।